सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन और उसकी खास बातों को डिटेल में पढ़ लिया था। कार्पल या पिस्टिल का हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। आपकी एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बना हुआ है, ये कुछ ऐसा उल्टा दिखा हुआ है। ये इंटेग्यूमेंट्स एक एंड पर पूरा कवर नहीं करती हैं, ये आपस में अभी जुड़ा हुआ है और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं कहती हूँ मेगास्पोर टेट्राड। इस मेगास्पोर से अब हमें गैमेटोफाइट बनाना है, ये वाली प्रोसेस हम कर रहे हैं। अभी पूछे कि एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के क्या नाम है, तो आप बताओगे मेल गैमेटोफाइट का नाम पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम एम्ब्रियो सैक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम लोग हमारे इस चैनल पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से लेकर के पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन और उसकी खास बातों को डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं लगाया है वो लेक्चर तो फटाफट से जाकर के कवर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है आपके नीट और बोर्ड्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देर ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड यानी कि गाइनोशियम पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग पिस्टिल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे बढ़ के हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस और फिर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल या फिर पिस्टिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, शायद से आप सभी बच्चों ने टेलीग्राम चैनल से नोट्स उठा लिए। अगर आप में से कोई बाकी है तो भाई फटाफट से जाओ टेलीग्राम से ये नोट्स डाउनलोड करो और इनको अपने पास में सेव करके रख लो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा गाइनोशियम, यानी कि हम लोग इसमें कार्पल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर, कार्पल या पिस्टिल का बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। कार्पल या पिस्टिल का हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि मेरे पास में ये कार्पल है, मेरे पास में ये एक कार्पल है, तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इसमें कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं। आइए जानते हैं। मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से यहाँ पर एक बार से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक इस तरीके का कार्पल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे नीचे थोड़ा सा बल्ज्ड पार्ट दिख रहा है क्या? नीचे थोड़ा सा बल्ज्ड पार्ट दिख रहा है क्या आपको? और इस पार्ट को मैं कहती हूँ ओवरी। इस पार्ट को मैं कहती हूँ क्या? ओवरी। अब ओवरी के ऊपर आपको इलोंगेटेड सा थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, इलोंगेटेड सा थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। और इसके ऊपर ये जो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ है, विच इज बेसिकली लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्टिग्मा। सो हम लोग ये बात सिंपली कह सकते हैं कि हमारे कार्पल या पिस्टिल में 3 पार्ट्स हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। क्या? पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। तो ये 3 पार्ट हो जाते हैं हमारे, ये 3 पार्ट हो जाते हैं हमारे पिस्टिल के। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर आपको इतनी बात क्लियर है अगर आपको ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा ये जो ओवरी है ना, ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी फ्यूचर में, ये ओवरी फ्यूचर में बनाती है फ्रूट। जो फल खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, वो ये ओवरी के ही रिजल्ट है। ओवरी क्या बनाती है फ्यूचर में? फ्रूट। और इस ओवरी, जब आप फ्रूट खाते हो तो अंदर आपको सीड मिलते हैं, वो सीड बनते हैं ओव्यूल से, और ये ओव्यूल जो है ये ओवरी के अंदर लोकेटेड है। ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज द ओव्यूल विच इज लोकेटेड इनसाइड ओवरी, और ये कनेक्टेड होता है अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से अटैच होता है, और अटैच्ड विद जब ओवरी होता है तो यहां पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे मैं प्लेसेंटा कहती हूं। क्या मैंने कहा कि मेरी ये ओवरी है, इस पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल अराइज होता है, और ये ओव्यूल को लटका के खड़ा है, ओव्यूल को लटका के खड़ा है। सो दिस विल बी ओव्यूल, दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज प्लेसेंटा। दिस इज ओव्यूल, दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज प्लेसेंटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? अगर ये बात क्लियर है तो एक बात ध्यान से और देखिएगा। फ्यूनिकल का वो वाला पार्ट, फ्यूनिकल का बेटा वो वाला पार्ट जो आपके ओव्यूल को अटैच करवाता है। फ्यूनिकल का बेटा वो वाला पार्ट
जो आपके ओव्यूल से अटैच होता है या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है, इसे हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज हाइलम, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज हाइलम, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज हाइलम। ठीक है क्या? दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज हाइलम। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इतना आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। एक हमारा ये है पिस्टल, इसके अगर मल्टीपल हमारे पास में प्रेजेंट होते तो पूरे वर्ल्ड को हम कहते हैं गाइनोशियम, पूरे वर्ल्ड को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम। अब आपकी एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बना हुआ है। ये कुछ ऐसा उल्टा दिखा हुआ है, उल्टा बना हुआ है, ऐसा कुछ उल्टा आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखता है। ये बेसिकली ये वही है, ये जो उल्टा लटका हुआ है ना, इसको ऐसे पकड़ के इन्होंने सीधा करके आपको दिखा रहे हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ऐसे करके आपको दिखाया जाएगा, इसको आपको ऐसे करके सीधा करके दिखाया जा रहा है। इसी ओव्यूल को सीधा करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये क्या रहा होगा? ये फ्यूनिकल रहा होगा, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइलम रहा होगा, यहाँ पर ऊपर प्लेसेंटा मिलेगा और इधर मिलेगी ओवरी, इधर मिलेगी मुझे ओवरी। ठीक है, तो ये चीज आपका ये हो गया। अब इस ओव्यूल को जब मैं ध्यान से, इस ओव्यूल को जब मैं ध्यान से देखने जाऊंगी, इस ओव्यूल को जब मैं ध्यान से देखने जाऊंगी तो मुझे इसके बाहर कुछ लेयर्स मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल था, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइलम था, खत्म बात। ठीक है, खत्म बात। अब देखो बेटा, ये जो आपका हमने ओव्यूल बनाया था ना, ये जो आपका हमने ओव्यूल बनाया था, यहां बना के दिखा देती हूं मैं आपको एक बार से। ये जरूरी है कि आप ये चीज समझ पाए। यहां देखिए प्लेसेंटा है, ठीक है, दिस इज प्लेसेंटा, ठीक है, दिस इज फ्यूनिकल, ठीक है, दिस इज ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल, ठीक है, दिस इज ओव्यूल, ठीक है, दिस इज ओव्यूल, ठीक है। तो ये जो फ्यूनिकल है, ये प्लेसेंटा है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहां पर हाइलम बना, दिस इज ओव्यूल। ठीक है, अब इस ओव्यूल को अगर मैं उठा के सीधा कर दूं, ऐसे पढ़ने की कोशिश करूं, ये रहा ओव्यूल मेरा, ठीक है, ये रहा ओव्यूल मेरा, और इधर मैं फ्यूनिकल को लेकर के जाऊं, तो सिंपल सी बात है ना, प्लेसेंटा मेरा कहीं यहां कहीं होगा और ये मेरी ओवरी बनेगी ऐसे। सिंपल सी बात है ना। वही चीज आपको एनसीईआरटी ने यहां पर बना करके दिखाई है। ठीक है, तो देखिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहला ये आपका ओव्यूल है। इस ओव्यूल में सबसे पहले मुझे ये बात पता है कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं फीमेल गैमेटोफाइट मिलने वाला है, या एक वो टिश्यू मिलने वाला है जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो सबसे अंदर मैं ये कह रही हूं कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है मेरे पास में फीमेल गैमेटोफाइट। क्या प्रेजेंट है बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट। मेरे पास ओव्यूल में सबसे अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेटोफाइट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। इस फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को सराउंड करने वाला जो टिश्यू है उसे मैं कहती हूं न्यूसेलस। क्या कहती हूं बेटा मैं? न्यूसेलस। यानी कि एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट को सराउंड करने वाला टिश्यू क्या है? न्यूसेलस। और ये न्यूसेलस उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से टेपिटम काम करती थी, उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपकी टेपिटम काम करती थी। और टेपिटम का काम क्या था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसका भी काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसके लिए इसके पास खुद के पास रिजर्व फूड मटेरियल होना चाहिए। हाँ, इसके पास होता है रिजर्व फूड मटेरियल। ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है क्या? हाँ, ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होता है, जैसे आपकी टेपिटम हुआ करती थी। तो मल्टी न्यूक्लिएट है, रिजर्व फूड मटेरियल है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है आपके फीमेल गैमेटोफाइट को। क्लियर है क्या इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो आ जाइए। इसके बाहर ऊपर है कवरिंग और इसके पास है 2 कवरिंग, और दोनों ही कवरिंग को मैं कहती हूं इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहती हूं मैं? इंटेग्यूमेंट्स। इन इंटेग्यूमेंट्स का काम है फ्यूचर में जाके ये सीड के अंदर का कोट बनाएंगी। ठीक है, वो बात की बात है। ये क्या है? इंटेग्यूमेंट्स। इतनी चीज याद रखिए, ये इंटेग्यूमेंट्स एक एंड पर
पूरा कवर नहीं करती हैं, कुछ स्पेस छोड़ देती हैं खाली, और इस खाली छूटे हुए स्पेस को मैं कहती हूं माइक्रोपाइल। क्या? इस खाली छूटे हुए स्पेस को मैं कहती हूं एक पोर लाइक स्ट्रक्चर ये छोड़ देती हैं। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या कहती हूं बेटा? क्या कहती हूं मैं? माइक्रोपाइल। जहां से हमारी पॉलन ट्यूब अंदर तो आ पाए ना, गैमेटोफाइट के पास कैसे आएगी? तो वो जो रास्ता छोड़ती है, इस रास्ते को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है जिसके सेंटर में प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। इसको कवर करने वाली लेयर इज न्यूसेलस, जो कि न्यूट्रिटिव है, मल्टीन्यूक्लिएट है, रिजर्व फूड मटेरियल रखती है। इसके बाहर है इंटेग्यूमेंट्स, जो कि मेरे ओव्यूल की कवरिंग है। ये कवरिंग एक पॉइंट पर एब्सेंट होती है, जो कि एक पोर का फॉर्मेशन करती है, और इस स्ट्रक्चर को मैं माइक्रोपाइल कहती हूं। क्या कहती हूं? माइक्रोपाइल। इतनी बात क्लियर है अगर? तो एक बात बेटा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं ओव्यूल फ्यूचर में जाके सीड बनाएंगे। याद है क्या? ओव्यूल फ्यूचर में जाके क्या बनाएंगे? सीड। और मॉर्फोलॉजी में सीड कोड तो पढ़कर के आए हो। तो जो ओव्यूल है ये आपका सीड बनाएगा, ओव्यूल की जो कवरिंग है इंटेग्यूमेंट्स, ये सीड कोट बनाएंगी। क्या ये क्या बनाएंगी? सीड कोट। और आपको याद होगा सीड में हमने 2 कोट पढ़े थे, टेस्टा टेगमेंट, है ना? वही इंटेग्यूमेंट से बनेगा। ठीक है, सीड कोट बनाएंगे। और ये जो माइक्रोपाइल है, ये जब सीड बनेगा ना, तो आपने ध्यान से देखा होगा चने में छोटा सा पोर रहता है। चने का अगर आप सीड उठा करके देखो तो छोटा सा एक पोर रहता है, वो माइक्रोपाइल सीड कोट में भी प्रेजेंट आपको मिलता है, जो कि ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री को फैसिलिटेट करवाता है। जब आप चाहते हो कि चने में रात में भिगाऊं, सुबह मुझे स्प्राउट मिल जाए, तो उसके अंदर ऑक्सीजन और वाटर कहां से गया? माइक्रोपाइल से। तो जब आप एक चने का सुंदर सा सीड देखते हो, तो यहां पर आपको यहां एक छोटा सा पोर दिखता है, विच इज माइक्रोपाइल। ठीक है, और उसी के पास में आपको एक स्कार भी दिखता है। यहां पर आपको एक स्कार भी दिखता है, ऐसे दाग दिखता है। वो दाग वो है जहां पर हाइलम से वो जुड़ा हुआ था पहले कभी, वो हाइलम का एक दाग भी दिखता है। हर एक सीड में एक स्कार दिखता है, वो आपका हाइलम था। हर एक सीड में आपको एक स्कार दिखेगा, वो हाइलम था। हर एक सीड में आपको एक पोर दिखेगा, वो माइक्रोपाइल है। ठीक है, तो सीड को इतने खूबसूरत तरीके से देखोगे तो ओव्यूल भी आपको खूबसूरत तरीके से दिखने लगेगा। एनसीईआरटी के डायग्राम में ये चीजें सारी मेंशन है, एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम भी है। जब मैं एक ओव्यूल की बात करूंगी बेटा, तो मैं ये कह सकती हूँ इसमें ना 2 एंड बना लेते हैं। एक वो एंड जहां पर माइक्रोपाइल मेरा प्रेजेंट है, तो जहां मेरा माइक्रोपाइल प्रेजेंट है ना, उस पोर को मैं कहूंगी माइक्रोपाइलर पोर। क्या कहूंगी बेटा मैं? माइक्रोपाइलर पोर। उस पोर को मैं क्या कहूंगी? उस पोल को मैं क्या कहूंगी? पोल को मैं कहूंगी माइक्रोपाइलर पोल। उसके अपोजिट वाला पोल इज चैलेजल पोल। और मेरे ओव्यूल का ये बेसल पार्ट है। ठीक है क्या? मेरे ओव्यूल का ये बेसल पार्ट है। आगे बढ़े। सॉरी आगे बढ़े। तो मैंने अभी तो आपको दिखा दिया कि इसके अंदर गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट पहले से प्रेजेंट नहीं था, ये गैमेटोफाइट बना कैसे है? स्पोर से। स्पोर कैसे बना, उसका फॉर्मेशन हम सबसे पहले देखेंगे, फिर हम गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन देखेंगे, और अल्टीमेटली इस ओव्यूल में जो आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो हम करवाएंगे। तो आ जाइए सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस पर, यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन। मेगास्पोर और जेनेसिस इज फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस है। एक स्लाइड पर मैं एक्सप्लेन करूं तो ऐसे किया जा सकता है, मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं तो भी अल्टीमेटली यही बनेगा। अब हम क्योंकि यहां पर चाह रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द रिवीजन कर पाए, नीट एग्जाम आने वाला है भाई, बोर्ड तो बिल्कुल सर पर ही आ चुके, तो मैं आपके लिए ऑलरेडी मेहनत करके आई हूँ बेटा। ठीक है, पीछे की मेहनत है ये थोड़ी सी। ठीक है, तो बोर्ड पर ये इस तरीके से अब आ जाएगा, है ना? सीधा है क्या? देखें, ठीक है, इस बोर्ड पर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक स्लाइड की मदद से पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। अब एक स्लाइड से पढ़ रहे हैं तो फोकस बहुत बनता है, और फोकस आपका बना तो गजब है ये। अब मैं ये बात जानती हूं
कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन करने के लिए न्यूसेलस के अंदर वाला जो टिश्यू है उसमें सेल्स हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम है? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल हमेशा हम जानते हैं स्पोर मदर सेल करता है मियोसिस। हमेशा ये बात हम जानते हैं कि स्पोर मदर सेल क्या करता है बेटा? मियोसिस। हमेशा हम ये बात जानते हैं कि स्पोर मदर सेल क्या करेगा? मियोसिस। ठीक है, जब स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर्स का फॉर्मेशन करना चाहता है तो मियोसिस में हम ये बात जानते हैं कि यहां पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो पार्ट्स हैं। तो मियोसिस 1 होगा पहले, फिर होगा मियोसिस 2। ध्यान से देखिएगा, पहले हुआ मियोसिस 1, फिर हुआ मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 1 होगा, यहां पर हुआ M1 यानी कि मियोसिस 1, तो मेरे पास में मेगास्पोर मदर सेल जो कि कैसा था बेटा? डिप्लॉइड था। कैसा था ये? डिप्लॉइड था। इस डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर डायाड बन जाता है। डायाड का मतलब ये कि ये दो सेल एक साथ में भी चिपके हुए हैं, अभी दूर नहीं भगे हैं एक दूसरे से, अभी ये चिपके हुए हैं, तो मेगास्पोर डायाड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दोनों ही सेल कैसे हैं? हैप्लॉइड। दोनों ही सेल कैसे हो गए? हैप्लॉइड। और ये दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं अभी, तो मैंने स्ट्रक्चर को कहा मेगास्पोर डायाड। लेकिन कैसी सेल बन चुकी है? हैप्लॉइड। ठीक है, कैसी सेल बन चुकी है? हैप्लॉइड। अब इसके आगे होगा यहां पर मियोसिस 2। अब इसके आगे होगा यहां पर मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 होगा तो यहां पर 4 सेल बनेंगी। यहां पर कितनी सेल बनेंगी बेटा? 4 सेल बनेंगी। और इन 4 सेल्स का ये जो स्ट्रक्चर है ये आपस में अभी जुड़ा हुआ है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं कहती हूं मेगास्पोर टेट्राड। क्या मैं कहती हूं इस पूरे स्ट्रक्चर को? मेगास्पोर टेट्राड। इतनी बात क्लियर है? तो पहले बना मेरे पास में मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस 1 करके मेगास्पोर डायाड, फिर इसमें मियोसिस 2 होके क्या बना? मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, अब ये 4 सेल्स मेरे पास में बन के आ गई हैं। जैसे कि मेरे पास में माइक्रोस्पोर भी 4 बने थे, मेरे पास में मेगास्पोर भी 4 बन चुके हैं। और अब जब मैं बात करूं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की, तो जब 4-4 सेल्स बन रहे हैं बेटा, जब 4-4 सेल्स बन रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर के केस में तो चारों सेल ने डेवलप किया था। मेगास्पोर के केस में क्या होता है? चारों सेल डेवलप नहीं करते हैं। यहां पर ये चारों सेल जो हैं, इनमें से सिर्फ एक ही सेल को अलाउड है कि ये फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो। बाकी की 3 हो जाती हैं डीजेनरेट। क्या हो जाती हैं? बाकी की 3 सेल हो जाती हैं डीजेनरेट। और इस टाइप का डेवलपमेंट कि भाई 4 मेगास्पोर तो बने लेकिन गैमेटोफाइट सिर्फ एक से बनेगा, इस टाइप के डेवलपमेंट को मैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह सकती हूं क्या? ऑब्वियसली मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब ये कि भले ही 4 स्पोर बने हैं लेकिन डेवलप कितना हुआ? सिर्फ एक सिंगल स्पोर विल बी डेवलप इनटू मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, while other the three megaspore will be gets degenerate। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? The other three megaspore will gets degenerate। ठीक है, तो जब एक मेगास्पोर मेरा आगे जाके डेवलप करने वाला है, तो इसको मैं एक मेगास्पोर को उठा करके यहां ले आती हूं। क्या करूंगी मैं? एक मेगास्पोर को उठा करके यहां पर ले आई हूं, बाकियों को डिजेनरेट करवा दिया। अच्छा, यहां तक की जो प्रोसेस हुई है मियोसिस से, इसको मैं कहती हूं मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां तक की प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि सिर्फ अभी मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस मेगास्पोर से आगे जाके मैं डेवलपमेंट करवा रही हूं फीमेल गैमेटोफाइट का, यानी कि प्लांट की वही वाली लाइफ साइकिल जो मैंने आपको अभी परसों तरसों बताई है, उसी वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में जो मैंने आपको ये लाइफ साइकिल बताई है इसमें अब अगर मेल के केस में हमने पहले पढ़ लिया था, मेल के केस में इसको पॉलन ग्रेन बना था, हटाओ इसको। चलो फीमेल के केस में अब क्या करना है हमें? स्पोरोफाइट में हमारे पास में स्पोर मदर सेल, हमने मेगास्पोर मदर सेल ली, स्पोर बना दिया ना मेगास्पोर। इस मेगास्पोर से अब हमें गैमेटोफाइट बनाना है, ये वाली प्रोसेस हम कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस हमारा हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं, तो करवा लेते हैं वही वाला हमारा डिवीजन। ठीक है, एक मेगास्पोर जो है
ये करेगा बहुत सारे माइटोसिस, और बहुत सारे माइटोसिस करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगा रहा है बेटा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऐसे लगा रहा है कि ये क्या करेगा, आपका ये जो मेगास्पोर है ना, ये पहले ना सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन करता है, बाद में सेल डिवीजन करता है। पहले सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन करता है, बाद में सेल डिवीजन करता है। तो क्या करेगा, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। एक न्यूक्लियस से हो जाएंगे 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस, इन 4 न्यूक्लियस से पूरे 8 न्यूक्लियस, इन 4 न्यूक्लियस से पूरे 8 न्यूक्लियस। यानी कि एक डिवीजन यहां हो गया, दूसरा डिवीजन यहां हो गया, तीसरा डिवीजन यहां हो गया। ठीक है, जब 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, अब न्यूक्लियस और डिवाइड नहीं करेंगे। 4 से 8 जब ये बन जाएंगे तो और डिवाइड नहीं करेंगे। 8 के बाद में अब ये सेल्यूलराइजेशन करेंगे, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या होगा, 3 न्यूक्लियस, अब क्या होगा, 3 न्यूक्लियस एक तरफ आ जाएंगे, 3 न्यूक्लियस एक तरफ आ जाएंगे, और बचा हुए 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे, बचे हुए 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट होगा। जैसे कि मान लो 3 न्यूक्लियस यहां आ गए, दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं क्या, क्या आपको ये 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 न्यूक्लियस एक एंड पर आ गए, 3 न्यूक्लियस दूसरे एंड पर आ गए, 1 2 3, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, एक चैलाज़ियल एंड की तरफ, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, एक चैलाज़ियल एंड की तरफ। यानी कि 3 न्यूक्लियस मुझे माइक्रोपाइलर एंड पर मिले, 3 न्यूक्लियस मुझे चैलाज़ियल एंड पर मिले। बीच के 2 भागम भाग में कहीं जा नहीं पाए और ये सेंटर में पड़े रह गए। बीच के 2 भागम भाग में कहीं जा नहीं पाए और ये कहाँ मिले हमें, सेंटर में। ठीक है, तो ये जो सेंटर में प्रेजेंट आपके न्यूक्लियस हैं, अब ये सारे के सारे न्यूक्लियस अपने आसपास सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि अब सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो 3-3 न्यूक्लियस इधर उधर भागे थे, ऊपर वाले 3 न्यूक्लियस के साथ में जो सेल वॉल बनी और सेल्स बनी, इन तीनों सेल्स को नाम दिया एंटीपोडल्स। इन तीनों सेल्स को नाम दिया गया क्या बेटा, एंटीपोडल्स। ठीक है, पिंक पिंक बहुत हो गया, हम कोई और कलर ले लेते हैं ना, ये ठीक है। इन सेल्स का नाम दिया बेटा क्या, एंटीपोडल्स। ठीक है, जो तीन चैलाज़ियल एंड की तरफ आए थे, किसकी तरफ, चैलाज़ियल एंड या फिर चैलाज़ियल पोल की तरफ जो आए थे, चैलाज़ियल पोल की तरफ जो आए, इनको मैंने नाम दे दिया एंटीपोडल्स। वहीं जो बाकी के 3 थे, वहीं जो बाकी के बचे हुए 3 हैं, इनकी तरफ बाकी के बचे हुए जो 3 हैं, इधर जो आपकी सेल्स आई, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर पोल की तरफ, माइक्रोपाइलर पोल की तरफ जो आपकी 3 सेल्स आई, 3 न्यूक्लियस आए, उनमें से 2 सेल जो बनी, इनको नाम दिया गया सिनर्जिड, और एक मेन सेल, इसको नाम दिया गया एग सेल, इसको नाम दिया गया एग सेल। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ 3 सेल मिली, जिसमें से कि 2 का नाम हुआ सिनर्जिड और 1 का नाम हुआ एग सेल। ये बिल्कुल वही है जैसे कि एक होती है ब्राइड और आसपास 1-2 होती हैं ब्राइड्समेड। शादियों का सीजन चल रहा है भाई अभी, तो एक हो गई आपकी ब्राइड और उसके आसपास हो गई ब्राइड्समेड। तो वही चीज है, एक है एग सेल और उसके पास में 2 इसकी सहेलियां, एस से सहेलियां, एस से सिनर्जिड, तो 2 हो गई इसके पास में सिनर्जिड। भाई एग सेल का तो होने वाला है ना फ्यूजन, सहेलियां इसकी इसमें मदद करेंगी। कैसे करेंगी वो भी देखते हैं। ठीक है, क्या है इसके पास में, 2 सहेलियां जिनका नाम है सिनर्जिड। बाकी के बचे आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, वो सेंटर में प्रेजेंट रह गए, तो इनका नाम दे दिया हमने पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। तो अब अगर मैं टोटल न्यूक्लियस काउंट करूं तो मुझे एक मेरा यहां मिल गया, 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ, न्यूक्लियस तो बराबर आ गए हैं इसके पास, है ना। सेल्स काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 और एक मेन सेंट्रल सेल है 7। तो यानी कि जब मेरा एम्ब्रियो सैक बना तो टोटल 8 न्यूक्लियस को 7 सेल मिली हैं और 2 न्यूक्लियस एक कॉमन में एडजस्ट कर रहे हैं। वो होटल में कमरे कम पड़ जाते हैं ना, तो एक एक को सिंगल दे दिया, 2 बेचारों को एक ही रूम दे दिया जाता है कई बार। तो वही हालत है कि सबको अपना अपना प्रॉपर रूम मिला है, ये एक ही रूम में रह रहे हैं क्योंकि वो बड़ा कमरा है, क्योंकि वो लार्ज सेंट्रल सेल है। तो 2 न्यूक्लियस इसमें कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, माइक्रोपाइलर पोल की तरफ इस इधर से ये हटाना था,
और ये थोड़ा सा माइक्रोपाइलर पोल हम हटा नहीं सकते ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका चलाजल पोल की तरफ, ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर पोल की तरफ। तो हमारे पास में 8 न्यूक्लियस हैं, 7 सेल के अंदर रह रहे हैं, जिसमें से पोलर न्यूक्लिया 2 एक ही बड़ी वाली सेल के अंदर रहते हैं, बाकी सबके पास में अपनी अपनी खुद की सेल है, ठीक है। बाकी सबके पास में अपनी अपनी खुद की सेल है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये मेरा एक फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, तो इसके पास में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है क्या? तो मैं ये कह सकती हूं क्या, द मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म हैव 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस, या फिर अ मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th से आपको पढ़ाया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है, और जब तक आप नीट का एग्जाम देकर फ्री नहीं हो जाते तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई आपकी, क्लियर है क्या? जब हमें ये बात पता चल चुकी है कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट हमारे पास में मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट मिलता है, तो हम इस गैमेटोफाइट को जब ध्यान से देखने जाते हैं तो हमें यहाँ कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फिंगर लाइक ऐसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, जो कि सिनर्जिड वाली ही सेल के पास में है। इसका नाम होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसका नाम क्या होता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जब फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होने वाला होता है। पॉलन ट्यूब जब अंदर आ रही होती है, यानी कि इस एग वाली सेल की जब बारात आएगी, तो ये सहेलियां यहाँ पर कुछ कुछ तो करेंगी, तभी ये वो अंदर आ पाएगी। तो हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पर कि इन फिलीफॉर्म अपैरेटस का एक्चुअल में फंक्शन क्या है। अभी तक के लिए हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हम लोग ये सारी चीजें एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें साथ में। अभी अगर देखते जा रहे हो तो फिर इस वाले टेलीग्राम से इसके नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में वहां मिल जाएगा। तो एक बार फिर से देखिएगा, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन जब तक हुआ, ये हुआ मेगास्पोरोजेनेसिस, और इस टाइम पर 3 सेल डिजनरेट हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ एक होगी इनटू फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप। तो एक फीमेल गैमेटोफाइट में कैसे डेवलप होती है? सबसे पहले तीन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन, जिसमें कि न्यूक्लियस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनता है। 8 के बाद होगा सेल्यूलराइजेशन, और इस टाइम पर 3 सेल एंटीपोडल बनेंगी जो चलाजल पोल पर होंगी, 3 सेल माइक्रोपाइलर पोल पर आएंगी, जिनमें से 2 सिनर्जिड होंगी, एक हमारी प्यारी क्वीन एक्सेल होगी, और बीच में 2 न्यूक्लियस होंगे जो कि एक कॉमन बेचारे लार्ज सेंट्रल सेल में रह रहे होंगे, कॉपरेट कर रहे होंगे। इनका नाम हो गया पोलर न्यूक्लिया। क्या हो गया? इनका नाम पोलर न्यूक्लिया है। और अल्टीमेटली हमारा जो मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनके तैयार हुआ, ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट है। फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग प्यार से एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। तो अब आपसे आज के बाद से आपसे कोई भी पूछे कि एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के क्या नाम है, तो आप बताओगे मेल गैमेटोफाइट का नाम पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम एम्ब्रियो सैक। क्या? एम्ब्रियो सैक। चलिए तो आगे बढ़े आगे बढ़े। इतने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखिएगा, मैंने आपको ना एक फ्लावर बताया था, फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था, और अलग अलग हमने क्या किया था, स्टेमन के अंदर हमने पॉलन ग्रेन बना लिया। क्या बना लिया? पॉलन ग्रेन, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो है, इसके अंदर हमने फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया, यहां पर हमने मेल गैमेटोफाइट बना लिया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए इन मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन्स को इस फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचना बहुत जरूरी है बेटा। इस फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचना बहुत जरूरी है बेटा। जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है चैप्टर के नाम का, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना तो फ्यूजन तो कराना पड़ेगा ना। आपने गैमेटोफाइट बनाया, अभी इसमें गैमेट बनेंगे, इसके अंदर गैमेटोफाइट के अंदर हमारा एक्सेल तैयार है। देखो इसके अंदर भी हमारे पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट कुछ में तैयार है, कुछ में बाद में हो जाएंगे तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर एक्सेल हमारा तैयार है, इसके पास हमें मेल गैमेट को लेकर के जाना है, फ्यूजन करवाना है बेटा। तो फ्यूजन करवाने के लिए ये जो हमारे पॉलन ग्रेन है, ये बहुत लंबे रास्ते ट्रेवल करके स्टिग्मा पर आते हैं। स्टिग्मा इनका रिकॉग्निशन करता है, इनका टेस्ट लेता है कि भैया आप एलिजिबल हो या नहीं हमारे पास आने के लिए।
तब इसे मौका मिलता है एंटर करने का। और ये जो पाथवे है ना कि एक पॉलन ग्रेन अपने एंथर से रिलीज होकर के स्टिग्मा तक तो एटलीस्ट पहुंच जाए ना हम अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के, तो इस प्रोसेस को हम लोग बड़ा ही सुंदर नाम पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा ही सुंदर नाम पॉलिनेशन बोलते हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है, यानी कि हमारे नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो बढ़ जाए क्या? पढ़ लें क्या पॉलिनेशन? पूछे कोई, आसान भाषा में बता सकते हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और एलैबोरेट करना है तो भाई अपने हिसाब से पॉलन ग्रेन फ्रॉम मैच्योर एंथर कर सकते हो, ठीक है। और करना है तो डायग्राम भी बना सकते हो, जो अभी मैंने बनवाया उसे थोड़ा सा खूबसूरत कर देना, थोड़ा सा उसे खूबसूरत कर देना। ये देखो, दिख रहा है? ऐसे बना सकते हो। एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, स्टिग्मा के पास आ गए, सिंपल, ठीक है। क्या जरूरी है कि एक फूल के अंदर अगर स्टेमन कार्पल दोनों है तो उसी का पॉलन ग्रेन उसी के पास आएगा? ये कहीं किताब में थोड़ा लिखा है। हो सकता है कि इस वाले स्टिग्मा के पास किसी दूसरे फूल का आ जाए, या दूसरे फूल का आ जाए। अगर हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो तो दूसरे का आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि सेम फ्लावर का आए, हो सकता है अलग फ्लावर का आए, हो सकता है सेम प्लांट से आए, हो सकता है अलग प्लांट से भी आए, ठीक है। हो सकता है अलग प्लांट से भी आए। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ पॉलन हम लोग 3 टाइप के पॉलिनेशन पढ़ते हैं बेटा, हम लोग 3 टाइप के पॉलिनेशन पढ़ते हैं। हो सकता है ये इस तरीके से भी हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए, हो सकता है कि एक ही फ्लावर का जो अपना स्टेमन था उसी का पॉलन ग्रेन आया अपने फ्लावर के स्टिग्मा के पास। दूसरी चीज क्या हुई, एक ही प्लांट के अंदर फ्लावर अलग अलग है, एक के पॉलन ग्रेन आ रहे हैं दूसरे फ्लावर के पास। तीसरी चीज क्या हुई कि प्लांट ही अलग हो गया, एक प्लांट तेरे बगीचे का, एक प्लांट मेरे बगीचे का। तेरे प्लांट के बगीचे ने पॉलन ग्रेन रिलीज करके मेरे प्लांट के बगीचे के फ्लावर को फर्टिलाइज कर दिया भाई। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट अलग अलग हो और पॉलन ग्रेन आके फर्टिलाइज कर दे, ठीक है। अब इन्हीं तीनों को हम लोग टर्मिनोलॉजी अलग अलग दे देते हैं। जैसे पहले वाली जिसमें कि सेम फ्लावर के स्टेमन के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी, यानी कि विद इन द सेम फ्लावर। ऑटोगैमी यानी कि विद इन द सेम फ्लावर। दूसरी चीज क्या हुई कि प्लांट एक ही था, लेकिन इस प्लांट का फ्लावर नंबर 1 और फ्लावर नंबर 2, 1 के स्टेमन के पॉलन ग्रेन उड़ करके आए हैं 2 के स्टिग्मा के पास। तो यानी कि पॉलिनेशन विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो इसको मैं कहती हूं जीटोनोगैमी। क्या कहती हूं? जीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी भी कई सारे बच्चे और ऐसे बोलते हैं। प्रोनाउंस आप कुछ भी कर सकते हो। जीटोनोगैमी इसको हम लोग कहते हैं, या गीटोनोगैमी, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप करें। तीसरा आ गया तीसरा ये बेटा आ गया आपका तीसरा आ गया कि एक प्लांट ये था, प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, एक था आपके बगीचे का प्लांट, एक था मेरे बगीचे का प्लांट। तो मेरे बगीचे के प्लांट के पास आपके बगीचे के प्लांट ने भेज दिए अपने पॉलन ग्रेन और फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि पॉलिनेशन विद इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो इसको मैं कहती हूं जीनोगैमी। क्या कहती हूं मैं? जीनोगैमी। अब मुझे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर प्लांट बॉडी एक ही है तो दोनों का जेनेटिक मेकअप एक होगा, फिर चाहे फूल अलग हो या फूल सेम हो। तो ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी में जेनेटिकली सेम ही रिजल्ट बनते हैं, नया वेरिएशन ऐसे नहीं आएगा। मियोसिस वाला अलग चीज है, नया जो है कॉम्बिनेशन क्रॉस वाला नहीं बन रहा। लेकिन जीनोगैमी डिफरेंट प्लांट है, जेनेटिकली डिफरेंट है, तो इनके अंदर वेरिएशन ज्यादा चांसेस आपके इसमें बन जाते हैं। तो जब हम वेरिएशन लाना चाहते हैं प्लांट में तो हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। जब हम
रिजल्ट लाना चाहते हैं या हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं प्लांट का जेनेटिक मेकअप जो हम जेनेटिक्स में करेंगे, तो हम ऑटोगैमी जीटोनोगैमी जैसी चीजें परफॉर्म करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी, जीनोगैमी, तीन आपकी टर्मिनोलॉजी, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये कवर हो जाता है। अब बेटा अब मुझे ना एक चीज बताइएगा, देखिए अगर हम ऑटोगैमी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? ऑटोगैमी, ठीक है, या फिर दूसरी चीज हम कर रहे हैं जीनोगैमी। क्या कर रहे हैं? जीनोगैमी। ऑटो और जीटोनो में हमें ये चीज मिली कि यहां पर वेरिएशन नहीं आ रहे, और यहां पर वेरिएशन के चांसेस हैं, वेरिएशन आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेचर की ब्यूटी है ना, वो कुछ ऐसे बनी हुई है कि हर एक लिविंग बीइंग चाहता है कि वो इवॉल्व करे। क्या करे? वो इवॉल्व करे। इवॉल्व करने के लिए चेंज होना पड़ेगा। तो अगर वेरिएशन नहीं आएंगे तो सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, सेम प्लांट बनेगा, सेम सीड बनेगा। लेकिन अगर वेरिएशन आएगा तो यहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इवोल्यूशन हो, कहीं ना कहीं हो सकता है यहां पर इवोल्यूशन हो। तो हमारा जो नेचर है, इसकी बनावट ऐसे है कि ये हमेशा इवॉल्विंग होना चाहता है। तो प्लांट चाहता है कि उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जीनोगैमी हो। ऑटोगैमी तो बैकअप प्लान है कि जीनोगैमी नहीं हुई, बाय चांस दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन नहीं आए तो ऑटोगैमी कर लेंगे, लेकिन जीनोगैमी प्रिफर्ड है एनवायरनमेंट में, और इसको करने के लिए प्लांट बहुत सारे एडेप्टेशन भी बनाता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के फ्लावर का फॉर्मेशन करना। और वो क्या है आइए जानते हैं। क्या? डिफरेंट टाइप के फ्लावर का फॉर्मेशन करना, जो कि मैं आपको टाइप ऑफ फ्लावर में यहां पर बता देती हूं, ठीक है। यहां पर हम लोग टाइप ऑफ फ्लावर में उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास नेचर में दो टाइप के फ्लावर है। क्या है हमारे पास नेचर में? दो टाइप के फ्लावर हैं बेटा। एक चीज, हाँ, इसको हम लोग थोड़ा सा पहले रख लेते हैं यहां से। हाँ, ये चीज मैंने आपको बताई ना, प्लांट ने डिफरेंट एडेप्टेशन बना रखे हैं टू परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी, ठीक है। तो जीनोगैमी के लिए इन्होंने जो एडेप्टेशन बना रखे हैं उन्हें हम लोग कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या कहते हैं बेटा? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ये कि प्लांट ने खुद ऐसे कौन से एडेप्टेशन कर रखे हैं जिससे कि वो सेल्फ ब्रीडिंग ना करके आउट ब्रीडिंग यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन करवा पाए। सेल्फ ब्रीडिंग ना करके आउट ब्रीडिंग यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन करवा पाए। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए प्लांट ने सबसे पहला तो कई बार प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। क्या किया? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि फ्लावर ही कैसा बन जाएगा? यूनिसेक्सुअल। तो आप कैसे ऑटोगैमी करवाओगे? तो उन्होंने क्या किया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब यूनिसेक्सुअल में एक पंगा ये आया कि जीटोनोगैमी हो जाता था, तो उसके लिए उन्होंने आगे और एडेप्टेशन बनाए। क्या एडेप्टेशन बनाए? इन्होंने डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टेमेन एंड कार्पल रखा। कैसे? ये बात ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए आपका थैलेमस है, ये मान लीजिए आपका क्या है बेटा? थैलेमस है। इस थैलेमस पर ये आपका लोकेटेड है क्या? ये आपका क्या लोकेटेड है? पिस्टल। और इधर इन्होंने बना दिए कार्पल, अरे भैया आपने पिस्टल और इधर उन्होंने बना दिया स्टेमन। भैया इधर क्या किया इन्होंने? स्टेमन की लेंथ इतनी छोटी और कार्पल की लेंथ इतनी बड़ी। अब इस स्टेमन से अगर पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ तो कैसे ये इस तक पहुंचे? अगर हमारा स्टेमन इससे बड़ा होता तो इजीली इसके पॉलन ग्रेन यहां आ सकते थे, लेकिन ये तो उल्टा ही केस हो गया। उल्टे केस में क्या हुआ? ऑटोगैमी प्रिवेंट हुआ, यानी कि इसके पास अब पॉलन ग्रेन आएगा तो अड़ोसी पड़ोसी से आएगा। कहां से आएगा? अड़ोसी पड़ोसी से आएगा, यानी कि इस बेचारी को रोक दिया सेल्फ पॉलिनेट करने से, ठीक है। तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टेमन एंड कार्पल।
तीसरी चीज इन्होंने किया नॉन सिंक्रोनाइजिंग। क्या किया? नॉन सिंक्रोनी। नॉन सिंक्रोनी का मतलब ये, नॉन सिंक्रोनी का मतलब मैं आपको बता देती हूं। नॉन सिंक्रोनी का मतलब ये हुआ कि एक जो फ्लावर था ना, ये बनना था बाइसेक्सुअल। कैसा बनना था? बाइसेक्सुअल। यानी कि इसके अंदर गाइनोशियम भी है और इसके अंदर एंड्रोशियम भी है। लेंथ भी थोड़ी सेम ही है, पोजीशन भी ठीक ही है। प्रॉब्लम ये आई कि जिस टाइम पर हमारे पिस्टल के अंदर, ओव्यूल के अंदर यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट तैयार था फर्टिलाइजेशन के लिए, इस टाइम पर खुद का पॉलन ग्रेन बना ही नहीं। इस टाइम पर खुद का पॉलन ग्रेन बना ही नहीं, मतलब एंथर अभी इमेच्योर है। अब इसका बेचारा गैमेटोफाइट रुकेगा तो नहीं, कहीं बाहर का पॉलन ग्रेन आया तो इसने फर्टिलाइज करवा लिया। ठीक है। दूसरा केस ये हुआ कि जब इधर पॉलन ग्रेन बन चुके थे, रिलीज हो चुके थे, इधर भी आ चुके थे, लेकिन इसके अंदर लेकिन हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर अभी तक कोई भी एग सेल बना ही नहीं। हमारा ओव्यूल अभी बिना एग सेल के है, अभी ओव्यूल मैच्योर ही नहीं हुआ। दो केस हुए, या तो पिस्टिल पहले मैच्योर हो जाए या स्टेमन पहले मैच्योर हो जाए, मतलब कि दोनों का मैच्योरेशन टाइम जो है वो सेम ना हो जाए गलती से भी, यानी कि दोनों का मैच्योरेशन सिंक्रोनाइज ना कर जाए। वो इन्होंने एक मेथड बनाया। ठीक है क्या? वो इन्होंने एक ये मेथड बनाया। तीसरी चीज इन्होंने क्या किया? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी तो सबसे ज्यादा बदतमीजी वाली बात हो गई कि भाई जब इस पिस्टल के पास खुद के स्टेमन का जब पॉलन ग्रेन आता है तो पहचानती नहीं है, मना कर देती है उसको कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं तो क्रॉस ही करूंगी। ये मना ही कर देती है भाई कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, भले दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, बाहर से ही एक्सेप्ट करेगी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। तो 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जिनको आप डिटेल में भी थोड़ा सा लिख सकते हो, जो मैंने आपको समझाया, और याद रखने के लिए चारों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन होगा और सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। अब आगे मैं आपको टाइप ऑफ फ्लावर बता देती हूँ। टाइप ऑफ फ्लावर बता देती हूँ। ठीक है। एक चीज और ये करते हैं यहाँ पर, मैं ना आपको टाइप ऑफ फ्लावर बताने के बाद बताती हूँ। देखिए, हमारे पास में ना 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। ये बात कर जानकारी आपको होगी कि ये कैसे बता रहे हो मैम। एक तो ये चीज कि ओपन फ्लावर, जैसे आप गुलाब का फूल देखते हो, गुड़ैल का फूल देखते हो, खुला हुआ फ्लावर है, इसके स्टेमन पिस्टल आपको कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, एक्सपोज दिख रहे हैं। एक फ्लावर वो जो खुला ही नहीं, बंद ही है, मतलब बड के फॉर्मेट में ही रहा है जीवन भर। फ्लावर कैसा? वो बंद ही है। ठीक है। तो 2 टाइप के फ्लावर हैं। पहला वो जो खिलता है, खुलता है, ओपन फ्लावर है, इसको मैं चैस्मोगैमस फ्लावर कहती हूँ। एक दूसरा जो खिलता ही नहीं है, बंद ही रहता है, इसको हम लोग क्लिस्टोगैमस कहते हैं। ऐसे कि क्लिस्ट बना के ऐसे बंद बड़ा हुआ है ये फ्लावर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है। तो एक क्लोज्ड फ्लावर होते हैं जो जिनके एंथर और ये क्लोज्ड फ्लावर हैं जो कभी खुलते ही नहीं है। एक है ओपन फ्लावर जो खुलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर कोई प्लांट खुले फ्लावर बना रहा है या कोई प्लांट बंद फ्लावर बना रहा है, तो इनके पास में क्या प्लस और माइनस पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपका फ्लावर के पेटल ये एक ये ओपन फ्लावर है, ठीक है, और एक ये फ्लावर है जिसके पेटल्स ने पूरा कवर करके रखा हुआ है, सेपल पेटल ने, और इसके अंदर का सीन मैं आपको दिखाती हूं, ये है। ठीक है। ठीक है। एक ये फ्लावर है जो ऐसे मिलेगा, एक ये फ्लावर है जो ऐसे मिलेगा। ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए कि अगर इस फ्लावर का पॉलिनेशन होना है तो किसके स्टेमन से होगा? ऑब्वियस ही बात है, खुद के ही पॉलन ग्रेन से, खुद के ही स्टेमन के पॉलन ग्रेन से, क्योंकि बाहर का तो कहीं से एंटर ही नहीं कर सकता, रास्ते बंद है। यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं तो इसके पास इसके भी आ सकते हैं और किसी अदर के भी आ सकते हैं, यानी कि
ओपन फ्लावर यानी कि चेस्मोगैमस फ्लावर एक और अपॉर्चुनिटी दे देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की या फिर जीनोगैमी की, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। ये हमेशा हमेशा क्या काम करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, इवोल्यूशन भी नहीं होता, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्यों बने, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अगर इनका मान लो कि बाई चांस जीवन भर कभी पॉलिनेशन ही नहीं हुआ और ऐसे इनके अलग अलग प्लांट्स में होता रहा तो इनकी स्पीशीज खत्म ना हो जाए, उसके लिए ये सेल्फ पॉलिनेशन करवा के एश्योर्ड सेट ऑफ सीड बनवा लेते हैं बेटा, और ये ओपन रख के क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं और वेरिएशन लाते हैं। तो ये एडेप्टेशन इनमें बनी हुई है। तो आइए अब देख लेते हैं, एक टाइप के फ्लावर क्लिस्टोगैमस, दूसरे टाइप के फ्लावर चेस्मोगैमस। ठीक है, चेस्मोगैमस यानी कि ओपन फ्लावर है, इनका एंथर और स्टिग्मा ओपन है। हो सकता है किसी इस स्टिग्मा के पास में खुद के एंथर से पॉलन ग्रेन आए, हो सकता है किसी और के एंथर से पॉलन ग्रेन आए और सीड का फॉर्मेशन हो। यानी कि यहाँ पर चांसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के भी और क्रॉस पॉलिनेशन के भी। ऑटो, जीटोनो, जीनोगैमी, तीनों टाइप की यहाँ पर गैमी पॉसिबल है, तीनों टाइप का यहाँ पर फ्यूजन पॉसिबल है। वेरिएशन हो सकते हैं कब, जब जीनोगैमी होगा और लेकिन अगर ये फ्लावर ओपन रहा, बाहर से भी पॉलन ग्रेन नहीं आया, खुद के ने भी मना कर दिया, रिजेक्शन मिल गया, तो जरूरी नहीं है ये प्लांट फर्टिलाइज हो ही पाए। कई बार ये बेचारा फ्लावर वर्जिन रह जाएगा तो ये बेचारा, इसके पास में श्योरिटी नहीं है कि इनमें सीड का फॉर्मेशन हो, श्योरिटी नहीं है कि यहां पर सीड का फॉर्मेशन हो ही हो। ठीक है, आ जाइए क्लिस्टोगैमस देख लेते हैं। क्लिस्टोगैमस में सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होगी, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सिर्फ और सिर्फ खुद के ही एंथर के स्टिग्मा के पास आएंगे सीड और फॉर्मेशन होगा सीड का, ऑटोगैमी होगी सिर्फ और सिर्फ, और वेरिएशन कोई नहीं आएगी, इवोल्यूशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन भाई हम अपने वाले से मतलब रखते हैं, कम से कम हम एश्योर्ड सेट ऑफ सीड तो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, कम से कम हम एश्योर्ड सेट ऑफ सीड तो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। यानी कि दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के खुद के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने सेपरेट प्रोज एंड कॉन्स हैं। और अगर हम लोग इस चीज को यूज करने की कोशिश करें तो सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, कुछ और प्लांट्स भी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। जैसे कि 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस एंड वायोला, जिसे हम लोग कॉमन पेंसी भी कहते हैं। इतना चालाक प्लांट है ये तीनों के तीनों। ये अपने अंदर चेस्मोगैमस फ्लावर बनवाते हैं जिससे कि ये क्रॉस पॉलिनेट कर पाए। क्या कर पाए? क्रॉस पॉलिनेट। ठीक है, इसके साथ साथ ये अपने अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी बनवाते हैं। कैसे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी बनवाते हैं जिससे कि एश्योर्ड सेट ऑफ सीड बन जाए। मतलब स्मार्टनेस समझ रहे हो, है इनसे कोई स्मार्ट? एश्योर्ड सेट ऑफ सीड भी बन जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगर मान लो क्रॉस बना लिया, चेस्मोगैमस फ्लावर बनाए थे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन नहीं हुआ, सीड नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने सीड के लिए क्लिस्टोगैमस रख लिया। सीड तो बन ही रहा है, क्रॉस हो गया तो वेरिएशन भी आ जाएगा। मतलब दोनों हाथ में लड्डू हैं इनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो एक टाइप के हमारे ये 3 प्लांट जो दोनों टाइप के फ्लावर बनाते हैं, यहां पर क्या लिख लेंगे? प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ फ्लावर, बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर। कौन कौन से? चेस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये हमारे 3 प्लांट आपको बहुत अच्छे से एकदम याद होने चाहिए। तीनों के एग्जाम्पल बहुत बार नीट में आ चुका है, आ भी सकता है, बोर्ड्स में तो है ही है इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी का है। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? चलो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग वो चीज देख लेते हैं कि पॉलिनेशन बहुत देर से पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर। लेकिन ये पॉलिनेशन करवाएगा कौन? हवा में उड़ के जाएगा क्या? हाँ, जा सकता है। हवा के अलावा पानी से जा सकता है, उसके अलावा कोई लेकर के जा सकता है, उसके अलावा कोई लेकर के जा सकता है। तो पहली बात, हवा में जाएगा क्या? हाँ हाँ जा सकता है। पानी में जाएगा क्या? हाँ हाँ जा सकता है। नहीं गया तो कोई लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइप के पॉलिनेशन हम बेसिकली पढ़ते हैं। 3 टाइप के पॉलिनेशन बेसिकली पढ़ते हैं जिनको हम लोग ब्रॉड डिवाइड करेंगे तो 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो कि अगर अच्छा
पॉलिनेशन करवाएगा कौन? अगर आप किसी एक एजेंट से अपनी LIC पॉलिसी करवाते हो, एजेंट बोलते हैं ना उसको, कंपनी से आपको जोड़ रहा है, तो बेसिकली पॉलिनेशन करवाने के लिए जो फैसिलिटेट करवाएगा उसे हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं। ये हो सकता है कि बायोटिक एजेंट ये हो सकता है आपके एबायोटिक एजेंट हो सकता है बेटा ये आपके बायोटिक एजेंट हो सकता है ये आपके एबायोटिक एजेंट हो सकता है ये आपके एबायोटिक एजेंट तो बायोटिक एजेंट में आते हैं आपके दो, एक होगा हवा, एक होगा पानी। एक होगा हवा, एक होगा पानी, ठीक है, हवा या पानी। अगर ये हवा से पॉलिनेट होकर के जा रहे हैं, सिर्फ हवा में उड़ उड़ के पहुंच जा रहे हैं, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को मैं एक टर्म देती हूं एनीमोफिली। क्या? एनीमोफिली। वहीं अगर ये वाटर से पॉलिनेट होगा तो मैं एक टर्म यूज करती हूं हाइड्रोफिली। क्या? हाइड्रोफिली, ठीक है। तीसरी चीज, बायोटिक से अगर हो रहा है यानी कि एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट है तो इसको हम लोग टर्म देते हैं जूफिली। क्या? जूफिली, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीन चीजें। अगर मैं ये बात करूं कि एक प्लांट हवा में पॉलन ग्रेन छोड़ने की कैपेसिटी रखता है कि मेरे पॉलन ग्रेन तो जाके पॉलिनेट कर ही देंगे, तो इनके पॉलन ग्रेन में ऐसी क्या खास बात है जो ये हवा में जाकर भी पॉलिनेट कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये हवा में उड़ सकते हैं। उड़ कैसे सकते हैं? उड़ कैसे सकते हैं? क्योंकि ये लाइट है, हवा में उड़ सकते हैं, बिल्कुल पाउडर जैसा होता है, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, स्टिकी होते तो चिपक जाते गए, बिल्कुल ड्राई है, लाइट है, तो हवा में उड़कर जा सकते हैं। और हवा में उड़कर जाने के लिए इनके पास में नंबर इनका बहुत ज्यादा है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। तो कई बार तो जब अच्छा इनका जो किसी एक फ्लावर का आप देखो कि रिप्रोडक्टिव पीरियड चल रहा होता है तो वहां पर कलर दिखता है पूरा हवा में पॉलन ग्रेन का। मान लो येलो कलर का आपके गुड़हल के फूल का है, हिबिस्कस का, तो येलो कलर का आपको कलर दिखेगा भाई, वहां पे हवा में पूरा कलर ही दिखेगा। तो आंधी सी चलती है पॉलन ग्रेन की तो लार्ज अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं, इतना लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं कि चांसेस मैक्सिमाइज हो पाए पॉलिनेशन के। दूसरी चीज, पॉलन ग्रेन तो ये काम कर ही रहे हैं, वहां स्टेमेन जो पॉलन ग्रेन को रिलीज करने वाला स्टेमेन है वो भी कहीं छुपके नहीं बैठा फ्लावर में, वो बहुत एक्सपोज है ताकि हवा में दूर दूर तक पहुंचा पाए, ठीक है। तो स्टेमेन कैसे होते हैं? एक्सपोज। पहली चीज ड्राई लाइट पॉलन ग्रेन है, लार्ज अमाउंट में बनते हैं। तीसरी चीज स्टेमेन एक्सपोज होते हैं। इसके अलावा सिर्फ स्टेमेन ही नहीं, स्टिग्मा भी इसके लिए मेहनत कर रहा है। कैसे? स्टिग्मा इसका फेदरी टाइप का है, ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर पाए, बिल्कुल फेदरी, ठीक है। और इनके स्टाइल एकदम लॉन्ग लॉन्ग है जिससे कि दूर दूर तक हवा में से ये ट्रैप करके पकड़ पाए, ठीक है, दूर दूर से हवा में से ये ट्रैप करके पकड़ पाए। तो इनका जो आपका स्टाइल है ये लॉन्ग है। इसके अलावा फेदरी है स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा है? फेदरी, ऐसा। तो इसके बीच में कोई एक तो पॉलन ग्रेन ट्रैप हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा, ठीक है। और इनका जो ओव्यूल है ना, नीचे ओवरी है, इसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल होता है कि अगर एक कम से कम एक पॉलन ग्रेन आएगा तो एक ओव्यूल को फर्टिलाइज कर दे, ठीक है। कम से कम एक पॉलन ग्रेन आएगा तो एक ओव्यूल को फर्टिलाइज कर दे। तो सिंगल ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में, और कई बार इनके जो फ्लावर हैं वो इनफ्लोरेसेंस में पैक होते हैं ताकि ये चांस को मैक्सिमाइज कर पाए, क्योंकि इनफ्लोरेसेंस बड़ा स्ट्रक्चर हो गया तो एक्सपोज रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन को पकड़ पाएगा। तो स्मॉल फ्लावर होंगे, फ्लावर छोटे होंगे लेकिन इनफ्लोरेसेंस में पैक होंगे जिससे कि ये पॉलिनेशन को एग्जिबिट कर पाए। ये कुछ फीचर्स, हर एक फीचर पर क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, ड्राई लाइट पॉलन ग्रेन होंगे, लार्ज अमाउंट में बनेंगे, स्टेमन इनके एक्सपोज होंगे, स्टिग्मा इनका फेदरी होगा, लॉन्ग स्टाइल होगा। इसके अलावा इनके सिंगल ओव्यूल होते हैं एक ओवरी में, और छोटे छोटे से फ्लावर पूरे इन्फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं। इतना ही आपका नीट का सवाल आ सकता है। कई बार आपसे विंग्ड पॉलन ग्रेन भी पूछा गया है तो वो एनीमोफिली को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। विंग्ड पॉलन ग्रेन भी पूछा गया होगा तो वो एनीमोफिली को ही रिप्रेजेंट करता है। एक पुराना क्वेश्चन है 2016-15 के आसपास का, तो वो भी यहाँ से कवर कर लीजिएगा। विंग्ड पॉलन ग्रेन उड़ने वाले पूछा जाए तो यहाँ से बता दीजिएगा। दैट्स इट। आ जाइए वाटर पॉलिनेशन पर यानी कि हाइड्रोफिली पर। किस पर? वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली पर। हाइड्रोफिली, हम ये बात जब प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो हमें पता है एल्गी में होती है, ब्रायो में होती है, टेरिडो में होती है, ठीक है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत एक्सटेंसिवली तो नहीं होती, थोड़ी सी रेयर है। इट इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, एनसीईआरटी ऐसी बात कहती है। और बहुत ज्यादा प्लांट्स में नहीं है फैली हुई, ये लिमिटेड है ऑन एन अबाउट 30 जेनेरा, लगभग 30 जेनेरा तक लिमिटेड है।
और मोस्टली वो प्लांट मोनोकॉट्स ही हैं, मोस्टली कैसे हैं, मोनोकॉट्स ही हैं, ठीक है। तो लिमिटेड है 30 जेनेरा तक, मोनोकॉट्स में होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वाटर से बचा के रखने के लिए इनके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, इनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है और लगभग इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं इलोंगेटेड रिबन लाइक भी बनते हैं, जिससे कि इजीली फैसिलिटेट कर पाए पॉलिनेशन को, ठीक है। तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है जो कि वेटिंग से बचाता है पॉलन ग्रेन को। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बायोटिक यानी कि जूफिली पर आ जाते हैं। जूफिली वाले जो आपके, अच्छा विंड और वाटर इतना हो गया ना, अब जूफिली पर आ जाइए। जूफिली वाले जो आपके फ्लावर हैं, इनको किसी एनिमल सोर्स की जरूरत है अपने पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करवाने की। इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट लेते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी हनी बीज, ठीक है। तो एंटोमोफिली टर्म यूज किया जाता है जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, तो उसमें भी मोस्ट कॉमनली हमारा हनी बी है। और जब एक इंसेक्ट आता है किसी फूल के पास में, तो उसको कोई नहीं पड़ी आपके लव लेटर यानी कि आपके पॉलन ग्रेन इधर से उधर करने की, उसको सिर्फ इतना है कि वो अपने मतलब से आए। आपका पॉलिनेशन तो बाई चांस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लालच से बुला लो किसी इंसेक्ट को, हनी बी को बनाना है हनी, तो आप उसे नेक्टर दे दो, उसे अट्रैक्ट कर लो खुशबू से, सेंट बना के, सेंट से अट्रैक्ट करो, खाने को नेक्टर दे दो, थोड़े से पॉलन ग्रेन भी दे दो, खा लेगा और आपका पॉलिनेशन करवा देगा। अट्रैक्ट करने के लिए खूबसूरत बनना पड़ेगा फूल को, तो फ्लावर्स ब्राइट कलर के होंगे, ठीक है। फ्लावर्स कैसे होंगे, ब्राइट कलर के। तो खूबसूरत फ्लावर पर हनी भी आके बैठेगी, सेंट और नेक्टर से अट्रैक्ट होकर नेक्टर को खाएगी, सेंट से सूंघ कर आएगी, देखेगी खूबसूरत फ्लावर है और आकर के बैठेगी। जैसे ही आकर के बैठी, इनके पॉलन ग्रेन इतने चिपचिपे कि उसकी पूरी बॉडी पर चिपक गए, यानी कि पॉलन ग्रेन कैसे हैं, स्टिकी। पॉलन ग्रेन इतने चिपचिपे कि उसकी बॉडी पर चिपक गए, यानी कि पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी, ठीक है। और जैसे ही ये एक फ्लावर का रस चूस के दूसरे फ्लावर के पास जाएगी, तो उसकी बॉडी से बाई चांस बहुत सारे पॉलन ग्रेन गिर के दूसरे प्लांट के पास में पहुंच जाएंगे, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर क्या हो गया, पॉलिनेशन। एक ये प्लांट था, एक ये फूल था, यहाँ पर आई हनी बी, इसकी बॉडी पर चिपक गए बहुत सारे पॉलन ग्रेन, ये हनी बी उड़कर दूसरे फ्लावर के पास गई, यहाँ पर आके बैठी, इससे चिपके हुए पॉलन ग्रेन इसके पास चले गए, पॉलिनेशन हो गया, दैट्स इट। पॉलिनेशन हो गया, दैट्स इट। तो आपको एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेंट, नेक्टर, ब्राइट कलर बनाना पड़ा अपने फ्लावर्स को। इसके साथ में पॉलन ग्रेन को बनाया चिपचिपा। पॉलन ग्रेन को कैसा बनाया, चिपचिपा। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसेक्ट ही नहीं, बहुत सारे लिजर्ड हो सकते हैं, ट्री लिजर्ड हो सकते हैं, गेको लिजर्ड हो सकते हैं, इवन हम भी टच करके पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो ह्यूमंस भी पॉलिनेशन करवा सकते हैं, ऐसा आपकी एनसीईआरटी कहती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ फ्लावर्स में से आती है गंदी बदबू और फोल ओडर सिर्फ और सिर्फ बैट यानी कि चमगादड़, बीटल्स और फ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए सेक्रेट की जाती है। ये इससे अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन फैसिलिटेट करवाते हैं। क्लियर? क्या क्लियर है? साइड में एनसीईआरटी रखी होगी तो बहुत ध्यान से समझ भी पा रहे होंगे, ये वाली सारी बातें सब मेंशन है आप ही की एनसीईआरटी में, ठीक है। अब देखो, हमने विंड पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, बायोटिक पढ़ लिया। अब आप ये बोल रहे होंगे मैम वाटर पॉलिनेशन तो उन्हीं में होता है जो वाटर में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने जूफिली की बात की तो इसमें अट्रैक्टिव फ्लावर बनेंगे, तो क्या वाटर और विंड के पॉलिनेशन में अट्रैक्टिव फ्लावर बनाने की जरूरत है? क्या वाटर को अट्रैक्शन की जरूरत है? क्या विंड को अट्रैक्शन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो इनके फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होते, ठीक है। अगर इनके फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं है, सिर्फ इसके अट्रैक्टिव होते हैं, तो वाटर में मिलने वाले सारे जो फ्लावर्स हैं, सारे जो प्लांट्स हैं, ये भी अट्रैक्टिव नहीं होने चाहिए। होते हैं, लोटस लिली अट्रैक्टिव है। देखो बेटा, मैंने आपको ये बात बताई ना कि 30 जेनेरा तक ही लिमिटेड है, सिर्फ मोनोकॉट, कुछ कुछ मोनोकॉट ही वाटर पॉलिनेशन करते हैं। बाकी के जो वाटर प्लांट्स हैं ना, सारे के सारे वाटर प्लांट, वाटर एंजियोस्पर्म भी वाटर फिली यानी कि हाइड्रोफिली नहीं करते हैं। क्या है, जितने भी आपके वाटर एंजियोस्पर्म हैं, वाटर प्लांट्स हैं, इनमें से कुछ करते हैं हाइड्रोफिली और कुछ एनीमोफिली या जूफिली करते हैं। एनीमोफिली या जूफिली करते हैं। अगर कोई फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं है और एक्सपोज होकर के बाहर रहता है तो वो एनीमोफिली करता है।
कोई फ्लावर अगर अट्रैक्टिव है, पानी के बाहर ही रहता है, जैसे कमल और आपका वाटर लिली, ये जूफिली करता है, ठीक है, इसीलिए वो अट्रैक्टिव है। बाकी का हाइड्रोफिली होती है। तो हाइड्रोफिली दो तरीके की हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है। हो सकता है कि आपके वाटर के ऊपर सरफेस पर हो एपीहाइड्रोफिली, हो सकता है अंदर हो हाइपोहाइड्रोफिली। तो वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला एक एग्जाम्पल है आपका एपीहाइड्रोफिली का, वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन करते हैं, और ज़ोस्टेरा वाटर के अंदर पॉलिनेशन करते हैं। इनके पॉलन ग्रेन रिबन शेप होते हैं, जिसे हम लोग ज़ोस्टेरा को हम लोग सी ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। तो जूफिली होती है आपके वाटर लिली और वाटर हायासिंथ में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सभी वाटर प्लांट में वाटर हाइड्रोफिली होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होती, गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में होती है। आपको 3 एग्जाम्पल हाइड्रोफिली के याद रखने हैं, वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला, एपीहाइड्रोफिली, और ज़ोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली अंदर इसके होती है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, और यहाँ पर इनमें होती है जूफिली। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ये बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। आपकी एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दिया हुआ है बेटा, एक और टॉपिक दिया हुआ है बेटा, इसको हम लोग लास्ट में रखते हैं, ठीक है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दिया हुआ है कि पॉलिनेशन के बाद, आपने पॉलिनेशन तो करवा दिया, आपने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देख लिया, आपने टाइप ऑफ पॉलिनेशन देख लिया, आपने टाइप ऑफ फ्लावर देख लिया, आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन आफ्टर द पॉलिनेशन, आफ्टर द पॉलिनेशन क्या पॉलन ग्रेन सिर्फ अपनी ही स्पीशीज का आया था? हो सकता है ना कि दूसरी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आ गया हो भी तो सकता है कि अगर ये एक फ्लावर मेरा, अगर ये एक फ्लावर मेरा गुड़ैल का है, इसके पास में क्या जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है सिर्फ गुड़ैल का ही आएगा पॉलन ग्रेन? हो सकता है ना कि रोज का आ जाए, रोज का पॉलन ग्रेन आ जाए हमारे किसके, हिबिस्कस के पास में। भाई रोज और हिबिस्कस का मिलके तो कुछ नया बन जाएगा, वो बनता नहीं है। हिबिस्कस का प्लांट हिबिस्कस के ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कास्टिज्म चल रहा है भाई, दूसरी कास्ट में शादी नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर हिबिस्कस का अगर प्लांट है, अगर हिबिस्कस का अगर फ्लावर है, तो वो अपने ही स्पीशीज के फ्लावर को अपने ही, उसके हिबिस्कस का प्लांट हिबिस्कस को ही अलाउ करेगा कि पॉलन ग्रेन आके फर्टिलाइज करे। रोज से नहीं होगा, लिली से नहीं होगा, दुनिया का कोई फूल ले आओ, किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो अपने ही टाइप की स्पीशीज में अगर पॉलिनेट होना है तो उसको जानने के लिए शादी से पहले होती है ना बातचीत लड़की और लड़के वालों के घरों के बीच में, वही यहां पर होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन का पिस्टल से इंटरैक्शन होता है। एनसीईआरटी इसको कहती है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। आपस में ये बातें करते हैं, डायलॉग होता है। डायलॉग कैसे, बोलकर नहीं, इनका हमारी तरह इनका कोई लैंग्वेज नहीं है, बट केमिकली ये आपस में डिस्कशन करते हैं। तो क्या होता है, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, chemical signaling between pollen and pistil from landing to entry of pollen tube into synergid। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका क्या है बेटा, एक पिस्टल, ठीक है। ये आपका क्या है, पिस्टल। यहां पर पिस्टल है पूरा, और यहां पर अकेला कौन चल के आया था, पॉलन ग्रेन, ठीक है। क्या चल के आया, पॉलन ग्रेन। तो अब ये पॉलन ग्रेन जब यहां पर आके लैंड कर चुका है, तो लैंड करने के बाद सबसे पहली चीज कि पॉलन ट्यूब बनाने को दिया जाएगा कि नहीं। दूसरी चीज, पॉलन ट्यूब बना के देने के बाद इस पूरी पॉलन ट्यूब को पूरे स्टाइल में रन करवा के लेकर के आके इसके बाद अपने ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग सेल के पास ले जाने वाली हमारी वो दो सहेलियां कौन थी, सिनर्जिड। इन सिनर्जिड तक आने का ये जो प्रोसेस है, इसे मैं कहती हूं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, जो कि बेसिकली केमिकल सिग्नलिंग से ही रेगुलेट होती है। किससे रेगुलेट होती है बेटा, केमिकल सिग्नलिंग से ही ये बेसिकली रेगुलेट होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? कैसे रेगुलेट होगी बेटा ये, केमिकल सिग्नलिंग से, ठीक है। ठीक है क्या, क्या इतनी बात ठीक है?
अगर इतनी बात ठीक है तो आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में इससे ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ आगे पढ़ते जाओ, और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जैसे हो जाएगा तो आगे सिनर्जिड लेकर के जाएगी इसको एक्सेल के पास, बोलेगी अब चलो फर्टिलाइज कर लो, और फर्टिलाइजेशन होता है हमारे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। और उसका इवेंट जब होता है तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि डबल फर्टिलाइजेशन में होती हैं दो चीजें, यानी कि 2 बार फ्यूजन होता है। कैसा हो रहा है? 2 बार फ्यूजन हो रहा है। अच्छा चलो मैं आपको यहां से बताती हूँ। हमारे पास था एक ही पॉलन ग्रेन, बड़ा ही सुंदर। इसके पास थी क्या? थी वेजिटेटिव सेल और थी एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ने तो पॉलन ट्यूब बनाएगी जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है? क्या बनाएगी ये? पॉलन ट्यूब। जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट बनाएगी। क्या बनाएगी? 2 मेल गैमीट। अब 2 मेल गैमीट बने, गैमीट तो एक ही फ्यूज होगा ना एक सेल के साथ में। हमारे पास में एग कितना है? सिर्फ एक सिंगल। एग कितना है? सिर्फ एक सिंगल। तो एक मेल गैमीट एग के साथ में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, तो एक फर्टिलाइजेशन हुआ। बचा हुआ दूसरा मेल गैमीट जो है सेंटर में प्रेजेंट पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, और इसको हम कहते हैं दूसरा फर्टिलाइजेशन। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें एक्चुअल में 2 फर्टिलाइजेशन हुए हैं। पहला द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमीट विद द egg cell, एंड दूसरा द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। और इनके फ्यूजन से जो रिजल्ट आया वो बना फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और इनके फ्यूजन से जो रिजल्ट आया उधर फॉर्मेशन हुआ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का। और क्योंकि हम ये बात देख पा रहे हैं कि पोलर न्यूक्लियस सिर्फ एक नहीं था, 2 थे बेचारे, और मेल गैमीट एक और आया, तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप के फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो अब आपसे कोई बोले डबल फर्टिलाइजेशन है ट्रिपल फ्यूजन, नहीं, ट्रिपल फ्यूजन ये है, और ये क्या है? सिनगैमी, ठीक है? तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें हो रही हैं, एक हो गया सिनगैमी और दूसरा हो गया ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में क्या हुआ? एक एक्सेल, एक हमारा मेल गैमीट। ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ? हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गैमीट। ठीक है क्या? तो ये हुआ डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है आइए जानते हैं। ये हमारा वही स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा था ओव्यूल के अंदर हमारा था गैमीटोफाइट को उठा के हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है? ऊपर चैलाज़ल एंड है, एंटीपोडल है, नीचे माइक्रोपाइलर एंड है या पोल है, और यहाँ पर 2 सिनर्जिड एक एक्सेल है, ठीक है? होता क्या है बेटा, यहाँ देखना ध्यान से, इस वाले डायग्राम में देखना ध्यान से। यहाँ पर देखो पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं क्या? पॉलन ग्रेन? पेन अगर नहीं दिख रहा तो दूसरे कलर का ले लेते हैं। पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं क्या? पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं क्या? इन पॉलन ग्रेन में एक पॉलन ग्रेन ऐसा है जिसकी पॉलन ट्यूब पूरी बनी है, ठीक है? एक ही की पूरी बनती है, औरों की स्टार्ट भले हो जाए फिर छूट जाती है, एक की पूरी बनी है। ये पॉलन ट्यूब सिनर्जिड तक आई है, ठीक है? आई है। तो यहां से यहां तक का क्या हो रहा था? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सिनर्जिड तक जब ये आ गई तो इसके अंदर पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट है। अच्छा ये देखो, ये हमारा वो था पॉलन ग्रेन, इसने ट्यूब बना ली थी वेजिटेटिव सेल ने, ठीक है? और ये जो जनरेटिव सेल थी इसके अंदर 2 मेल गैमीट बन गए थे। ये दोनों मेल गैमीट एक और एक करके यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है? और पूरी पॉलन ट्यूब में अब यहाँ तक आ चुके हैं। कहाँ पर? सिनर्जिड तक। सिनर्जिड के पास जैसे ये आए, सिनर्जिड बिल्कुल जैसे गेट पर नहीं वो शगुन लिया जाता है उस तरीके से खड़ी हुई है, और इनके जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना स्टार्ट करते हैं कि इधर से अंदर जाओ। और जिस सिनर्जिड के अंदर से ये पॉलन ट्यूब जाती है वो बेचारी खुद हो जाती है डीजनरेट, बची हुई वाली बाद में हो जाती है डीजनरेट। खुद क्या हो जाती है? डीजनरेट। और इसके अंदर जो प्रेजेंट मेल गैमीट्स हैं इसमें से एक का फ्यूजन हो जाता है विद एक्सेल, और फॉर्मेशन हो जाता है आपके जाइगोट का। किसका? जाइगोट का।
दूसरा वाला जो मेल गैमेट बचा ये कहता मैं क्या पागल था, मैं भी तो आया था, मेरा तो फ्यूजन ही नहीं करवाया। कहता कोई बात नहीं, चल तेरी दूसरे से शादी करवा देते। किससे? एक से नहीं, दो से फ्यूजन करवा देंगे। और इन 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन जब होगा तो ट्रिपल फ्यूजन होगा। और अब जो एक इकट्ठा अकेला न्यूक्लियस बनेगा इसको मैं कहूंगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक फ्यूजन हुआ एक्सेल के साथ, बना जाइगोट। दूसरा फ्यूजन हुआ पोलर न्यूक्लियर के साथ और बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो ये हुआ सिनगैमी, ये हुआ सिनगैमी, ये हुआ ट्रिपल फ्यूजन। 1 और 2 इसको मैंने क्या कहा? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या क्या कहा मैंने? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और अब जब ये डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो अल्टीमेटली मेरा सेल कुछ ऐसा दिखेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, यहाँ जाइगोट होगा, ये सिनर्जिड डीजनरेट हो चुकी होगी। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में इसमें नए चेंजेस आना शुरू होंगे। और अब ये जो जाइगोट है ये कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा इनटू एम्ब्रियो। किस में कन्वर्ट होगा बेटा? एम्ब्रियो में। चलो कन्वर्ट कर लें क्या इसको एम्ब्रियो में? कन्वर्ट? चलो कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ, जाइगोट कन्वर्ट होगा बेटा एम्ब्रियो में और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म जरूरी है एम्ब्रियो के खाने के लिए जरूरी है, तो बनेगा। बाकी के एंटीपोडल हमारे डीजनरेट, ये बचा हुआ सिनर्जिड हमारा डीजनरेट। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इस जाइगोट को पकड़ के अलग उठा के ले जाते हैं और इससे बनाना स्टार्ट कर देते हैं हमारा एम्ब्रियो। एनसीईआरटी में डाइकॉट का एम्ब्रियो गिवन है तो मैं आपको डाइकॉट का ही करवाऊंगी। मोनोकॉट का आइडिया बता देती हूँ बट हमारी एनसीईआरटी डाइकॉट का एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो एक सिंगल सेल जाइगोट से जब फॉर्मेशन हो रहा होगा आपके एम्ब्रियो का, मेच्योर एम्ब्रियो का, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका जाइगोट डिवीजन करना स्टार्ट करे। क्या करेगा? डिवीजन करना स्टार्ट करे। जब ये डिवीजन करना स्टार्ट करेगा, माइटोसिस करेगा, तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा एक जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, ग्लोब्यूलर टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो मैं इस स्ट्रक्चर को कहूंगी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो अपनी सेल्स को कुछ ऐसे अरेंज करेगा कि एक हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। और अब इस एम्ब्रियो को मैं कहूंगी हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या? हार्ट शेप एम्ब्रियो। और अब ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो के जो हार्ट के जो 2 पंख हैं ये थोड़े से और बड़े होंगे और ये सीड के कॉटिलेडन बनेंगे। तो अब मैं इसको कहूंगी मेच्योर एम्ब्रियो। क्या? मेच्योर एम्ब्रियो। तो अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो हार्ट शेप के जो 2 स्ट्रक्चर्स बने थे ये बन गए कॉटिलेडन, ये बन गए कॉटिलेडन। और कभी भी आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस ढूंढनी हो तो आप बस सेंटर से डिवाइड किया करो। तो सेंटर से जैसे इसको यहां से काटोगे तो इधर आपको मिलेगा प्ल्यूम्यूल, इधर आपको मिलेगा रेडिकल, इधर आपको प्ल्यूम्यूल मिलेगा। ठीक है, जब ये जाइगोट, ये तो आपकी एनसीईआरटी का है। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, जब ये जाइगोट 1 से 2 सेल का हुआ था ना, तो ऊपर वाली सेल का नाम हो गया था सस्पेंसर और नीचे वाली सेल का नाम हो गया था एम्ब्रियोनिक सेल। ठीक है, तो सस्पेंसर सेल ने मल्टीपल डिवीजन करके 5 से 7 सेल की एक लेयर बना दी है और एम्ब्रियोनिक सेल ने पूरा आपका एम्ब्रियो बना दिया है। तो जो सस्पेंसर सेल है ना, इसका फॉर्मेशन करता है, इसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर। और सस्पेंसर का काम कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग एम्ब्रियो को अंदर पुश करते रहना है इनटू एंडोस्पर्म। डेवलपिंग एम्ब्रियो को अंदर पुश करते रहना है इनटू एंडोस्पर्म। तो ये सस्पेंसर है आपका। ठीक है, और इधर रेडिकल, इधर प्ल्यूम्यूल और आपको मिल गया 2 कॉटिलेडन जो कि आपके एक सीड का स्ट्रक्चर है। ठीक है क्या? तो भाई सीड का अगर स्ट्रक्चर है तो अच्छा, ये तो हो गया डाइकॉट का क्योंकि 2 कॉटिलेडन बने। अगर इसी को मोनोकॉट का बनना होता ना बेटा, तो ग्लोब्यूलर में ही हार्ट शेप का फॉर्मेशन नहीं होता, फिर ग्लोब्यूलर ही थोड़ा सा इलोंगेट होकर रैप कर लेता है पूरी आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस को। बस उसमें हार्ट शेप नहीं बनता, सिर्फ ग्लोब्यूलर ही रैप कर लेता है आपके एम्ब्रियोनिक एक्सिस को। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीड देख लेते हैं। डाइकॉट का और मोनोकॉट का। यह आप मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ चुके हो, पता है मुझे ये बात, और आपको यहाँ भी एक बार से रिवाइज करनी है, देख लेते हैं। ठीक है, और चैप्टर हमारा बहुत ही जल्द खत्म भी होने वाला है, बस 5-7 मिनट का बचा है। तो आ जाओ, हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो जब हम देखते हैं, हमेशा बेटा जब आपको प्ल्यूम्यूल रेडिकल ढूंढने हो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए सेंटर से कट कर दो। ठीक है, तो डाइकॉट का एम्ब्रियो ये 2 हैं आपके कॉटिलेडन, जानते हो ये बात। ठीक है, यहाँ पर कॉटिलेडन मेंशन है।
ठीक है। इसको सेंटर से ऐसे हम कट करते हैं, ठीक है। तो जब हम सेंटर से कट करते हैं, ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा कहीं प्ल्यूम्यूल, क्या मिलेगा? प्ल्यूम्यूल, ठीक है। इधर मिला था ना प्ल्यूम्यूल, ठीक है। क्या मिलेगा? प्ल्यूम्यूल। और इसके अपोजिट में आपको मिलेगा रेडिकल। प्ल्यूम्यूल फ्यूचर में जाके शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल फ्यूचर में जाके रूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। कॉटिलिडन में आपको प्ल्यूम्यूल के पास में यहाँ पर आपको हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल नाम के स्ट्रक्चर मिलेंगे, और रेडिकल के नीचे आपको मिलता है रूट कैप। रेडिकल के नीचे आपको मिलता है रूट कैप। जब आपसे कोई पूछे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ है, तो प्ल्यूम्यूल रेडिकल से जाती हुई बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बन जाएगी आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। चलिए, मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या मिलता है? कॉटिलिडन। और इस कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन को हम लोग कहते हैं स्क्यूटेलम, जो कि कंडेंस्ड कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन है, शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है, पूरा शील्ड बना लेता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस के पास में, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपके नीट के हैं। इसके अलावा इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपको शूट एपेक्स दी है, जो कि प्ल्यूम्यूल से कहीं ना कहीं अराइज होगी। प्ल्यूम्यूल के ऊपर आपको मिलेगा कॉलियोप्टाइल, ठीक है। और इधर कहीं ना कहीं रूट एपेक्स मिलेगी, जिसके पास में आपको रेडिकल दिखेगा नीचे, इसके नीचे रूट कैप और इसके नीचे कोलियोराइजा। क्या? कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल ऊपर, कोलियोराइजा नीचे। इसके अलावा आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर और दिख रहा है, एपीब्लास्ट। ये और कुछ नहीं है, ये डेवलपमेंट के टाइम पर दूसरा कॉटिलिडन बनने की कोशिश थी, लेकिन फिर ये बना नहीं, सिर्फ एक ही कॉटिलिडन ने पूरा रैप किया। तो ये आपका रूडिमेंट्री सेकेंड कॉटिलिडन है, नथिंग एल्स। तो जो लेबलिंग इसमें ऑलरेडी मेंशन है, वेल डन। जो नहीं है उसे लिख लो, अपनी एनसीईआरटी के अंदर बहुत काम आएगी, ठीक है। आगे बढ़े तो हमने एम्ब्रियो देख लिया है, तो चलो सीड भी पढ़ लेते हैं। एम्ब्रियो देख लिया है तो सीड भी पढ़ लेते हैं। सीड है क्या? सिंपली भाषा में कहूं तो एक ओव्यूल फर्टिलाइज हो चुका है तो सीड बन गया है, जिसके पास में सीड कोट होते हैं, बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टेगमेन। इसको थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रही हूं क्योंकि मॉर्फो में ऑलरेडी पढ़ चुकी हूं। तो टेस्टा आउटर है, टेगमेन अंदर वाला है, यानी कि इंटेग्यूमेंट जो बाहर वाली थी उसने टेस्टा बनाया, अंदर वाली ने टेगमेन बनाया, ठीक है। सीड आपके दो तरीके के हो सकते हैं बेटा, एक एल्ब्यूमिनस, दूसरे नॉन एल्ब्यूमिनस, या फिर एक एंडोस्पर्मिक, दूसरे नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। जहां पर हमारा एंडोस्पर्म बना था ना, उस एंडोस्पर्म में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म अगर खत्म हो गया तो सीड बना हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि अब सीड में एंडोस्पर्म नहीं है। अगर एंडोस्पर्म बचा रह गया तो सीड बना हमारा एंडोस्पर्मिक, यानी कि एंडोस्पर्म बचा रह गया। एंडोस्पर्मिक जो आपके सीड है यूजुअली मोनोकॉट होते हैं, वीट, मेज, कैस्टर, डाइकॉट का एक एग्जाम्पल। जबकि नॉन एल्ब्यूमिनस में आपके यूजुअली डाइकॉट आते हैं, पी, ग्राउंडनट और एक ऑर्किड आप रख लेना, ठीक है। एक टर्म और आप पढ़ते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म अगर न्यूसेलस जो है वो बचा रह जाए तो परसिस्टेंट न्यूसेलस इज पेरिस्पर्म। ब्लैक पेपर और बीट रूट में मिलता है देखने के लिए, ये मॉर्फो में पढ़ा चुकी हूं मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। इसके अलावा डोरमेंसी रिकॉर्ड आपको कई बार मिला है, तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस का जो कि 10,000 साल पुराना सीड था, हमें दोबारा से जर्मिनेट होकर मिला। एक फेनक्स डेक्टालीफेरस डेट पाम का, ये हमें 2000 साल पुराना सीड मिला था, जो कि दोबारा से जर्मिनेट हो पाया। एनसीईआरटी का रिकॉर्ड है, एक बार से देख लेना। आगे बढ़ेंगे तो फ्रूट क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवरी है हमारी, ठीक है। फ्रूट हो सकते हैं 3 टाइप के। अगर ये ओवरी से ही बना तो ट्रू फ्रूट, अगर ये ओवरी से ना बन के अदर पार्ट से बना तो फॉल्स फ्रूट, अगर ये फर्टिलाइजेशन के ही बिना बन रहा है तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। ट्रू फ्रूट मैंगो एग्जाम्पल रख लो, फॉल्स फ्रूट में एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बताती है। याद रखने के लिए यहां पर एक बनाओ एप्पल, इसके ऊपर बनाओ एक स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और इसके ऊपर बना दो एक काजू, ऐसे याद रख लो, ठीक है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में बनाना इज द एग्जाम्पल, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन, बिना सीड के आपको फ्रूट मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा, उन्हें नोट कर लीजिएगा। पहली है एपोमिक्सिस। क्या है? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब ये कि सीड बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के। क्या बन गया है? सीड ही बन गया है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। हम लोग इसे यूज करते हैं हमारी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में, क्यों? डिजायर्ड सेट ऑफ सीड पाने के लिए। एस्टरेसी और ग्रासेस में ये कॉमन है। बस 4-5 पॉइंट लिख लीजिए क्योंकि नीट एग्जाम बहुत नजदीक है, लिख लीजिए कि क्या है, कैसे है ये चीजें। इसके अलावा दूसरा हम पढ़ते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि बनाना, ठीक है।
और ग्रोथ हार्मोन का एप्लीकेशन देके हम इंड्यूस करवा सकते हैं। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी का मतलब हमारा जो एग सेल है ये बिना रिडक्शन डिवीजन के अपने आप ही एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर दे। इसने ना रिडक्शन डिवीजन किया ना कुछ किया, एम्ब्रियो बनाना इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, वो केस जिसमें हमारे पास में एक हमारे ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो मिल जाते हैं। कैसे? पहला वाला तो फर्टिलाइज और बाकी बिना फर्टिलाइज हुए न्यूसेलस के कुछ सेल अपने आप एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और पॉली एम्ब्रियोनी आपको सिट्रस मैंगो में मिलती है। ये चीज आप याद रख लीजिएगा, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। ये आपकी NCERT के डायग्राम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके बीन का है। ठीक है, ये बीन का है, लिख लीजिएगा। ये आपके कैस्टर का है, लिख लीजिएगा। लेबलिंग याद रखिएगा। ये अनियन का सीड है तो मोनोकॉट है। ये आपके मेज का सीड है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रॉबेरी है। दिस इज योर एप्पल। एप्पल थैलेमस से डेवलप हुआ है, ना कि आपके ओवरी से। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट है। ये भी ऑब्वियसली थैलेमस से डेवलप है तो फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मेज का स्ट्रक्चर है इसमें 2N आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा किसका है आपका सीड का पार्ट है। इसमें एक लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर मिलती है बेटा, ये जो जिगजैग वाली है प्रोटीनेशियस लेयर, जो कि 3N होती है, इसे हम लोग एलियरॉन लेयर कहते हैं। ये ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म से डेवलप है। एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? अगर आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी है, एक छोटी सी चीज और मैं बता देती हूँ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज है, बट आपको ना इधर NCERT में मेंशन है और आगे हमारी स्लाइड मिस हो गई है, तो मैं एक बार लास्ट में बता रही हूँ। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग, जस्ट एक प्रैक्टिकल है आपके उसका बोर्ड्स का। इसमें हम करते क्या है, हम चाहते हैं कि अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ले जाके पॉलिनेट करवाएं। तो इस केस में हम करते क्या है, अगर हम चाहते हैं कि एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम इसके स्टेमन को काट देंगे, यानी कि इमैस्कुलेशन पहला स्टेप करेंगे। स्टेमन को काट दिया, अब सिर्फ और सिर्फ कार्पल बचा। इस कार्पल पर बाहर का कोई पॉलन ग्रेन आना जाए, इसके लिए इस पर बैगिंग कर देंगे। ठीक है, फिर जब हम अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन कलेक्ट कर पाएंगे तो हम ले आएंगे और डिजायर्ड पॉलन ग्रेन की इस पर कर देंगे डस्टिंग। ठीक है, डस्टिंग कर दी और इसको आराम से फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ देंगे और इस पर दोबारा से लगा देंगे बैग और एक टैग लगा देंगे कि किस प्लांट से हम लोग पॉलन ग्रेन लेकर के आए थे, मतलब हमने फर्टिलाइज करवाया था। तो रीबैगिंग और टैगिंग हम लोग 4th स्टेप में करेंगे। और ये बेटा वो मेथड है जो कि हमारे मेंडल ने यूज किया था। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका प्रैक्टिकल सिलेबस है, आपके नीट का सिलेबस है, आपके बोर्ड का सिलेबस है, तो इसे और जरूर आप लिख करके रख लीजिएगा। एंड आपका चैप्टर यहां पर हो जाता है खत्म। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुन लीजिए कि नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, डाउट आए तो डाउट ग्रुप में पूछ लेना। मैं खुद आपको वहां पर डाउट बता रही होती हूँ। पर्सनल मुझसे आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, चाहो तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके पूरे बोर्ड्स का, पूरे नीट का, सब चीजों का रिवीजन करवाया जाएगा। एंड यस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपके पास में ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।